नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अध्याय 3 बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का अध्याय 3 का नाम है प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणाएँ। हम इसमें प्राकृतिक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याओं की परिभाषाएं के बारे में जानेंगे कि इनकी परिभाषाएं क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भैया बहन जो स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अब पढ़ेंगे पहली हेडिंग। हमारी पहली हेडिंग है संख्या। ठीक है, संख्या यानी नंबर। तो इसकी परिभाषा क्या है कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है संख्या कहते हैं। ठीक है, वस्तुएं कितनी हैं इसको जो बोध करता है तो उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संख्यांक क्या है। तो संख्यांक क्या होता है कि संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं। संकेत, यदि संकेत हमें एक दिया कि ये 1 है तो उसे हम संख्यांक बोलेंगे। यदि किसका संकेत हमने 10 दे दिया तो वह हमारा संख्यांक कहलाएगा। ठीक है, हम कहेंगे लड़कों की संख्या 10 है, तो जो लड़के हैं वो कितने हैं 10, तो वो संकेत है 10। ठीक है ना, संकेत दे रहा है लड़कों की संख्या का, तो वो हमारा संख्यांक कहलाएगा। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट परिभाषा क्या है हमारी। अब हमारी नेक्स्ट परिभाषा है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, मतलब काउंट करने के लिए जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यदि हम कहें कि किसी भी वस्तुओं को गिनना कि वस्तुएं कितनी हैं, ठीक है ना, वस्तु हम जिस संख्याओं से गिनेंगे वे हमारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती है। 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, अब हमारे दिए गए कुछ नोट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको जानना जरूरी है। इसी नोट के आधार पर हमारे बीटीसी के लेवल में क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, तो इन नोट हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, तो ये इस प्रकार के नोट हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनकी परीक्षाओं में इनकी सवाल आते हैं। ठीक है, तो इन नोटों को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो हमारा पहला नोट कह रहा है कि किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। यदि कोई संख्या है उसमें हम 1 जोड़ते हैं तो जो संख्या में प्राप्त होगी वो हमारी अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैंने माना है यहाँ पर कि संख्या हमारी 4 है। जब संख्या हमारी 4 है तो 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो 5 क्या होगी अनुवर्ती संख्या होगी। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि किसी संख्या में 1 घटाने पर प्राप्त संख्या। जब हम संख्या में 1 घटाएंगे तो उससे जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। जैसा कि मैंने उदाहरण में लिखा कि मैंने संख्या पहले मानी थी कि 6 और मैंने 6 में 1 घटा दिया। ठीक है, जब 6 में मैंने 1 घटाया तो क्या आई संख्या हमारी 5 प्राप्त होती है, तो 5 हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, पूर्ववर्ती पहले की संख्या, अनुवर्ती बाद की संख्या। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती समझ में आया होगा। ये हमारे पेपर में भी पूछे जाते हैं। यदि कह दिया कि 22 का अनुवर्ती क्या होगा, तो 22 का अनुवर्ती क्या होता है कि अनुवर्ती आगे की संख्या, तो 22 में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। 22 में क्या करना पड़ेगा 22 में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारी नेक्स्ट संख्या जो आएगी वो 23 होगी। तो 23 हमारी अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक है, यदि पूछ दे कि 22 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी है तो क्या करेंगे हम इस 22 में हम 1 घटाएंगे तो हमें 21 प्राप्त होगी। ठीक है, 21 कैसी संख्या है 22 की पहले की संख्या है 21।
तो हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। 21 कौन सी संख्या कहलाएगी? हमारी पूर्ववर्ती संख्या हमारी 21 कहलाएगी। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी एक होती है। ठीक है, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्या एक से शुरुआत होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट मतलब अनंत तक होती है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी प्राकृतिक एक होती है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट। अब हमारे इसमें दिया है स्थानीय मान। ठीक है, तो स्थानीय मान भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो स्थानीय मान उदाहरण के तौर पर समझेंगे। जैसे हमारा यह संख्या दी गई है 5814। तो इसमें आप जानते होंगे कि 4 हमारा इकाई का स्थान है, 1 दहाई का, 8 सैकड़ा है और 5 अंक हमारा हजार का है। ठीक है, तो इसका हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 ही होगा। ठीक है, अब 1 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 गुणा, अब यहाँ पर 1 के बाद क्या एक अंक है, कितना अंक बचा? 1 अंक। तो हमारा 1 जीरो मतलब 10। जब किसी में एक जीरो लगा देती हैं तो वह 10 संख्या बनती है। तो 1 गुणा 10, तो 10 हमारा 1 का स्थानीय मान होगा। ठीक है, 1 का स्थानीय मान हमारा कितना होगा? 10। इसी प्रकार से हम सैकड़ा का स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 लिखेंगे और 8 के बाद कितने अंक बचे? 2 अंक छूट गए हैं। ठीक है, तो इन 2 अंकों पर 2 जीरो आएंगी, मतलब 100 का गुणा होगा तो 800 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 5 के स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 गुणा, अब कितने अंक हो गए? 3, 8 1 4। अब हमारे इसमें 3 अंक हो गए तो 3 जीरो बढ़ेंगी तो मतलब 5000 होगा। तो 3 जीरो बढ़ेंगे तो हमारा 5000 होगा। तो इस प्रकार से हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट परिभाषा की ओर। तो अब हमारी नेक्स्ट परिभाषा क्या है? आभास संख्याएं। तो आपको अब आभास संख्याएं समझनी है कि आभास संख्या क्या कहलाती हैं। कि वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। मतलब कहने का यह है कि हमें ऐसी संख्याएं छांटनी है जो ओनली एक का भाग जाए या उस स्वयं की संख्या का भाग जाए, लेकिन अन्य किसी संख्या से वो विभाजित ना हो। तो ऐसी संख्याएं हमारी आभास संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम कह दें कि 2। ठीक है, और 2 में 1 का भाग जा रहा है और 2 में स्वयं का भाग जा रहा है। ठीक है, जब संख्या हमने 2 मानी है तो 2 में हमारा 1 का भाग जा रहा है और स्वयं का भाग जा रहा है, तो 2 हमारी क्या संख्या होगी? आभास संख्या होगी। ठीक है, यदि हम कह दें 3 तो 3 में हमारा 1 का भाग जाएगा और खुद 3 का भाग जाएगा। ठीक है, और अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। यदि हम कहें कि 3 में 4 का भाग 2, नहीं जाएगा। जब 4 का हम 3 में भाग देंगे, नहीं जाएगा। यदि हम 5 का भाग 3 में देंगे तो नहीं जाएगा। तो ये हमारी आभास संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या हमारी आभास संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हमारी आभास संख्याएं हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया हुआ है कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कि हमारा उदाहरण दिया गया है जैसे में कि 2 3 5 7 11 13 और डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारी सभी संख्याएं आभास संख्याएं हैं। आपको एक ये भी पॉइंट समझना है कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 एक ऐसी सबसे छोटी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जो अभाज्य संख्या भी है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं हमारी जस्ट इसका उल्टा होता है कि अब भाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य का उल्टा। कैसे? कि वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएं। मतलब वो एक से भी विभाजित होंगी, स्वयं से भी विभाजित होंगी और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होगी। जैसे हम कहते हैं कि 4 हमने मान लिया तो 4 में हम 1 का भाग 4 में देंगे तो चला जाएगा, 4 का भाग 4 में देंगे तो भी चला जाएगा, और 4 का भाग यदि हम 2 का भाग 4 में देंगे तो भी चला जाएगा। मतलब हमारे आभास संख्याओं का कंडीशन थी कि 1 का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो भाई आभास संख्याएं थी। आभास संख्या क्या है? 1 का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए और अन्य किसी संख्या का भी भाग जाए।
तो हमारी ऐसी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो 4 हमारी किस संख्या है? भाज्य संख्या है। तो हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे। उदाहरण में मैंने लिखा हुआ है कि 4, 6, 8, 9, 10 और डॉट डॉट। ठीक है, ये सारे की सारी हमारी भाज्य संख्याएं हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट संख्याएं देखेंगे अपन। परिभाषा हमारी पूर्णांक की। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा हमारी पूर्णांक की है। अब हम देखेंगे पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 जोड़ दें, प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 जोड़ दें तो वो हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो जैसे में लिखा है मैंने डॉट डॉट -4, -3, -2, -1, कॉमा 0, कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 3 डॉट डॉट। मतलब सभी हमारी पूर्ण संख्याएं जी हो गई और माइनस की संख्याएं जी हो गई। दोनों को हमने मिला दिया तो हमारी पूर्ण संख्याएं मतलब पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट। अब हमारी नेक्स्ट परिभाषा है परिमेय संख्या की। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या है? वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे 2, 5, 1/2, 1/4 इस प्रकार की संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अब पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे √2, √x, √5, √60 इसी प्रकार की संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ें। मैं आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, आप आराम से और आप पढ़ते जाइए। ठीक है, आपको पढ़ने में भी बड़ा मजा आएगा। अब पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। मैंने आपको अभी बताया था कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं, कि प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य को सम्मिलित करने पर प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 लगा देंगे तो वे संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं बनती हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे 0, 1, 2, 3, 5 इसी प्रकार की संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, आपको परिभाषाएं समझ में आ रही होंगी। आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। अब हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने नेक्स्ट परिभाषाएं हमारी क्या हैं वो आपको समझना है। हमने आपको पूर्णांक के बारे में बता ही दिया है कि वे मतलब सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब ऋणात्मक संख्याएं क्या हो, शामिल हों तो हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, मतलब पूरी पूर्ण संख्याएं सभी और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, और धन पूर्णांक क्या है? जो हमारे पॉजिटिव होते हैं संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। एक से शुरुआत होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं तो हमारी धन पूर्णांक कहलाएंगे। और ऋण पूर्णांक सभी ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3 सभी जी हमारी क्या होंगी? ऋण पूर्णांक होंगी। अब हम चलेंगे परिमेय संख्या की विशेषताएं। ठीक है, अब हम यहाँ पर परिमेय संख्या की कुछ विशेषताएं हैं, इनको पहचानेंगे। इनकी कुछ विशेषताएं को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम शुरू करेंगे विशेषताएं। नंबर 1 लिखा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यदि कोई हमारी 2 परिमेय संख्याएं हैं
तो उनके बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इनका कोई अंत नहीं होता है, मतलब जब अनंत हैं असंख्य हैं तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। जैसे हम इसमें लिखा हुआ है 2/3 तथा 3/4 के बीच असंख्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम बताते हैं आपको सूत्र क्या होता है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा a + b/2। ठीक है, a + b/2 ये हमारा परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का सूत्र होता है। जैसे इसमें हम 2/3 और 3/4 के बीच की संख्या निकालें तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। इस प्रकार हम 2/3 + 3/4 करेंगे तो इसका हम लासा लेंगे 12 आएगा, 4 आएगा, 4 दूनी 8 + 9 तो 9 8 7 17/12। ठीक है, तो 17/12 हमारा इसका योगफल आएगा। ठीक है, अब 17/12 हमारा क्या है, इसका योगफल आएगा और बटा हमें क्या करना है, 2 करना है। तो बटा 2 करेंगे हम तो हमारा आएगा 17/12 गुणा 1/2। ठीक है, तो 17/24 इसका हमारी एक परिमेय संख्या निकलेगी। ठीक है, 17/24 हमारी इन दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात होगी। इसी प्रकार से हम फिर निकाल सकते हैं इन्हीं के बीच की संख्याएं। मतलब हम क्या करेंगे, हम 2/3 17/24 3/4। ठीक है, तो हमने इन दोनों के बीच की संख्या निकाल ली 17/24। अब कहें हम कि 2/3 और 17/24 के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम फिर क्या करेंगे, एक का मान हम इसको मानेंगे 2/3 को, बी का मान मानेंगे 17/24 को, फिर हमें वही प्रक्रिया करनी है a + b/2। इसी प्रकार से हम प्रक्रियाएं करते जाएंगे तो हमारे इनके बीच की संख्याएं हमें ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा कौन सा नंबर 2 है। आगे नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यदि हम किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे हम कहते हैं कि 1/2 + 1/2 दोनों हमारी परिमेय संख्याएं हैं। यदि हम जोड़ेंगे तो 2/2 होगा जो कि हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलेंगे हम पॉइंट नंबर 3 पर। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है। ठीक है, हमने मान लिया कि परिमेय हमारी संख्या 3 है और अपरिमेय हमारी संख्या √2 है, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारी संख्या अपरिमेय मानी जाएगी। ठीक है, अब हम चलेंगे चौथे पॉइंट पर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, यदि हमने कह दिया कि परिमेय संख्या हमारी 1/2 है और अपरिमेय संख्या हमारी √2 है, तो हम दोनों का गुणा करेंगे तो √2/2। ठीक है, तो उसको हम काटेंगे तो 1/√2 होगा जो कि हमारी अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हमारे √2 के अंदर दिया गया है। अब हम देखेंगे नंबर 5, अपरिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय होता है, अर्थात इनको किसी भी क्रम में रखकर जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो 1/b = c/d = c/d = a/b, मतलब इनको हम किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम नंबर 6 पर कि जोड़ का सहचर नियम। परिमेय संख्याओं को किसी भी प्रकार से समूह में बनाकर जोड़ा जा सकता है। जैसे हमारी ये संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, कि 1/2 + 3/5 + 2/3, तो इसको किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। पहले हम 1/2 + 3/5 को भी जोड़ सकते हैं, फिर बाद में 2/3 को ले सकते हैं, या पहले हम 3/5 और प्लस 2/3 को जोड़ सकते हैं और बाद में 1/2 ले सकते हैं। तो हमारा आंसर एक ही आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब चलेंगे हम 7वें क्वेश्चन में कि परिमेय संख्याओं के शून्य एक तत्सम अवयव है, अर्थात कहने का मतलब क्या है इसका कि 0 को किसी परिमेय संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है। यदि हम 0 में कोई भी संख्या परिमेय संख्या जोड़ दें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी।
जैसे हमारी परिमेय संख्या हमारी 1 है और 1 में हम 0 जोड़ दें तो हमें 1 ही प्राप्त होगी, मतलब वही संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, और यदि हम इसमें कह दें कि 2 है और 2 में हम 0 जोड़ दें तो हमारी भी 2 संख्या, मतलब वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है। अब चलेंगे हम 8वें नंबर पर कि दो परस्पर विपरीत परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल 0 होगा। यदि हम कह दें कि 1/2 और इसका विपरीत क्या होगा, -1/2 होगा, मतलब 1/2 का हम यदि गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, नहीं योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो हमारा -1/2 होगा, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो हमारा योगफल हमारा 0 होगा। 1/2 प्लस -1/2 जोड़ेंगे तो हमारी ये दोनों संख्या कट जाएंगी और हमारा 0 हमारा योगफल प्राप्त होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये विशेषताएं, परिमेय संख्याओं की विशेषताएं आपको समझ में आ रही होंगी। तो हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है, मतलब परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो इसमें क्रम विनिमय नियम लागू होता है। यदि हम कह दें कि 3 × 5 करें तो भी 15 आएगा, यदि हम 5 × 3 करें तो भी हमारा 15 आएगा। ये हमारा क्रम विनिमय नियम कहलाता है, मतलब क्रम विनिमय, क्रमों का उनका स्थान बदल देना, और स्थान बदलने पर फिर गुणा करें तो हमें वही प्राप्त होगा। ये हमारा क्रम विनिमय नियम कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 10वां पॉइंट क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर सेचन नियम का पालन होता है, अर्थात उन्हें किसी भी समूह में रखकर गुणा कर सकते हैं। जो मैंने अभी बताया है, उसमें हमने 2 अंक लिए थे, इसमें 3 लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने योग में बताया था कि 2 × 3 × 5 ये दिया गया है। ठीक है, यदि हम पहले 2 × 3 का गुणा कर दें फिर बाद में 5 को ले लें तो हमारा वही आंसर आएगा। यदि हम पहले 3 × 5 कर लें और बाद में 2 का गुणा करें तो भी हमारा आंसर वही आएगा। ये कहलाता हमारा सेचर नियम, क्रम विनिमय। ठीक है, सेचर नियम कहलाता है हमारा। अब चलेंगे हम पॉइंट नंबर 11 पे। यदि 2 परिमेय संख्याओं के योगफल का किसी तीसरी परिमेय संख्या से गुणा करने तो गुणनफल वही होगा जो कि उन दोनों संख्याओं में तीसरी का अलग अलग गुणा करके जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप इसमें समझ सकते हैं कि पहले हमने इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद हमने गुणा किया। ठीक है, या हमने इसके पहले अंदर गुणा कर दिया कि b/c गुणा 1/c प्लस b/c गुणा a/c। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि इसने अंदर पहले गुणा कर दिया बाद में जोड़ा। ठीक है, या हम पहले इस कोष्ठक को हल कर सकते हैं और बाद में गुणा कर सकते हैं, दोनों आंसर हमारे बराबर आएंगे। ठीक है, नंबर हमारा 12 है। यदि एक परिमेय संख्याओं को दूसरी परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल वही संख्या होगी जो भाज्य संख्या के विलोम के गुणा करने पर प्राप्त होगी। ठीक है, नंबर 13, यदि एक ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को दूसरी धनात्मक संख्या से अथवा धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल एक ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यदि हम प्लस का भाग माइनस में दें या माइनस का भाग प्लस में दें तो सदैव माइनस ही आता है। ठीक है, इसका मतलब कहना ये है। यदि हम आप समझ सकते हैं कि प्लस भागे माइनस करें तो भी हमारा माइनस आएगा, या हम माइनस बटे प्लस करें तो भी माइनस आएगा। ठीक है, प्लस का भाग माइनस में दें तो भी माइनस आएगा, या माइनस का भाग प्लस में दें तो भी माइनस आएगा। इस 13 में का आंसर हमारा कहने का यही तात्पर्य था। अब चलेंगे हम 14वें पॉइंट पर जो हमारा लास्ट पॉइंट है। यदि 2 परिमेय संख्याओं का गुणा 1 हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है। यदि हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल यदि 1 है तो उनका व्युत्क्रम क्या होगा, अलग अलग प्रत्येक एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। यदि हम कह दें 2 × 1/2 कह दें तो हमारा इसका गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और एक दूसरे के यहाँ व्युत्क्रम है, 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है, 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारी परिमेय संख्याओं की विशेषताएं, 14 पॉइंट थे। मैंने आपको 14 ही पॉइंट अच्छे से समझा दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये विशेषताएं आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको ये विशेषताएं समझ में आती हैं, समझ में आई हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।
अब हम कुछ क्वेश्चन हैं जो बीटीसी लेवल में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप देख लेंगे कि अपरिमेय संख्या इसे कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, परिभाषा के माध्यम से बता ही दिया है। अब दिया है कि निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, तो आपको ये समझने की जरूरत है, ठीक है, कि आरोही क्रम क्या है। कुछ बच्चों को आरोही क्रम भी लिखना नहीं आता है, ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम हमारा बढ़ता हुआ क्रम होता है, ठीक है, आरोही बढ़ता हुआ क्रम। पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर लास्ट में और उससे बड़ी, ठीक है। तो आप ये तो आप समझते होंगे कि बढ़ता हुआ क्रम कैसा होता है। बढ़ता हुआ क्रम मतलब आरोही क्रम होता है कि पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी। ये क्रम हमारा कहलाता है आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम कहलाता है, ठीक है। हम करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में ज्ञात कीजिए। अवरोही क्रम में हमें संख्याओं को लिखना है, तो अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम। और घटता हुआ क्रम कैसा होगा? पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। जैसे कि हम कह दें कि पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। जी हमारा कहलाता है घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम तो अवरोही कहलाएगा, ठीक है। अब हमें दिया गया चौथा प्रश्न है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आप देखकर बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 3870 होगी। और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी? 90,096 होगी, ठीक है। अब हमें दिया गया है 6वां क्वेश्चन कि शब्दों को, संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो अब शब्दों में लिखना आप भली बात जानते हैं, अब आप बीटीसी लेवल में पढ़ गए हैं, बीटीसी कर रहे हैं, तो आपको शब्दों में लिखना आता होगा। जिसमें लिखेंगे कि 7,750 को क्या लिखेंगे? लिखेंगे तो 7,750। फिर 85-60 को क्या लिखेंगे कि 8,560, 8,560, 750, 3,967, ठीक है। अब हमारा लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है कि रोमन अंक में लिखना, ठीक है। तो रोमन अंक में कैसे लिखते हैं? हम एक को लिखते हैं इस आई से, एक आई से प्रदर्शित करते हैं, दो को हम डबल आई से प्रदर्शित करते हैं, तीन को हम ट्रिपल आई से प्रदर्शित करते हैं, और चार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? चार को करते एक आई और बी से, पाँच को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, छः को बी आई से करते हैं, सात को बी डबल आई से, आठ को बी ट्रिपल आई से, और नौ को आई और एक्स से, 10 को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट, कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसको हमें रोमन अंक में बदलना है। 10 को हम एक्स लिखते हैं, 9 को आई एक्स लिखते हैं, 7 को बी डबल आई, 14 को एक्स आई बी, ठीक है। 20 को डबल एक्स से, और 38 को 3x बी और ट्रिपल आई से, ठीक है। तो ये तो हमारे रोमन अंक में लिखना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको यह वीडियो समझ में आती है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।